हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑफिसर एकेडमी में। तो चलिए, आप लोग दिवाली मना लिए होंगे अच्छे से। हम लोग भी मनाए हैं। बाकी अब छठ भी है बिहार में, तो इसके बीच में कुछ दिन है। तो कम से कम 5 दिन तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी 17 जो 70वीं बीपीएससी के जो एग्ज़ाम है पीटी का, वो 13 दिसंबर को संभावित डेट है। तो आज से लगभग 42 दिन और बचे हुए हैं। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और इसी के क्रम में हम आज देखेंगे बिहार स्पेशल में बिहार का राजनीतिक कैसा था, यानी बिहार की पॉलिटी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कार्यपालिका देखते हैं। तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए। कार्यपालिका में जैसो अलग अलग, जैसे कि मुख्यमंत्री आते हैं, राज्यपाल आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, ये सब क्या आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं, महाधिवक्ता भी आते हैं। तो हम देखते हैं हर पॉलिटी में 3 क्रम होते हैं, मतलब 3 सीढ़ियाँ होते हैं। एक होते हैं जो कह सकते हैं न्यायपालिका, एक कार्यपालिका और एक विधायिका। तीनों से मिलके विधानसभा बना हुआ है, विधानमंडल बना हुआ है, और ऐसे ही संसद बना है। लेकिन हम बिहार के क्रम में पढ़ रहे हैं, राज्य के क्रम में पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले कार्यपालिका के बारे में। राज्य के कार्यकारिणी कौन कौन है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में संबंधित करता है। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, हमारे देश में एक ही संविधान है। एक ही संविधान में राज्य का भी प्रावधान दे रखे हैं, केंद्र का प्रावधान दे रखे हैं, और स्थानीय सरकार जो पंचायती राज है उनका भी प्रावधान दे रखे हैं। तो 2 कानून नहीं है, यानी कि 2 संविधान नहीं है। हाँ, 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे देश में 2 संविधान कहा जा सकता था, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर का जो संविधान था अलग था। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में 370 और 35A हटा, तब से कानून अब एक ही संपूर्ण भारत में है। तो चलिए देखते हैं राज्य के कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। राज्यपाल आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, और राज्य के महाधिवक्ता आते हैं। महाधिवक्ता मतलब कौन होता है, अगर राज्य किसी से केस लड़ते हैं, या राज्य का कोई भी केस कौन लड़ेगा, महाधिवक्ता ही लड़ेगा राज्य के साथ। तो वो भी आते हैं कार्यपालिका में। तो चलिए अब देखते हैं गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। भारतीय संविधान के जो राज्य के मुख्य कार्यकारी के संबंध में देखिए, राज्यपाल जो होता है, ये होता है राज्य का कार्यकारी नहीं होता है, ये वास्तविक होता है। यानी कि कह सकते हैं कि मुख्य प्रमुख जो था बिहार का, वो कौन होंगे, राज्यपाल होंगे। लेकिन वास्तविक प्रमुख, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके पास पावर है, वो कौन है, मुख्यमंत्री साहब हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मुख्य कार्यकारी प्रमुख के रूप में एक राज्यपाल के कार्यकाल जो कार्यालय है, ठीक है। ये क्या होता है, नाम मात्र का होता है, क्योंकि वास्तविक कौन होता है, मुख्यमंत्री साहब होते हैं। लेकिन जो भी बिहार में बिल पारित होगा विधानमंडल से, वो कौन करेंगे, अंतिम साइन राज्यपाल ही करेंगे। हाँ, हो सकता है अगर किसी भी केस में ऐसा हो कि वो संरक्षण रख ले केंद्र के लिए, तो राज्यपाल अपने पावर को संरक्षित करते हुए वो राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। प्रमुख होने के बावजूद एक राज्य का राज्यपाल अपने विभिन्न कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्ति के माध्यम से राज्य की राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक तरह से हम बोल सकते हैं, देखिए, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, केंद्र सरकार करता है। किस लिए करता है, क्योंकि राज्य में संवैधानिक तरीका से संविधान का विफलता ना हो, किसी भी राज्य में अच्छे से काम हो, तो उस पर निगरानी रखने के लिए हमको लगता है कि राज्यपाल को, लगता नहीं यही है, इसलिए नियुक्त किया जाता है। क्योंकि जब अगर संवैधानिक विफलता किसी राज्य में होता है, तो राज्यपाल अपने राष्ट्रपति को जिसको बोलते हैं संवाद भेज के, या फिर उनके पास भेज के मैसेज लेटर लिख के संवाद भेज के कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है संविधान सही से काम नहीं कर रहा है, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, यहाँ राज्य सरकार अपनी मनमानी कर रहा है। तो उस समय फिर यहाँ क्या राष्ट्रीय आपत्तिकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं बिहार के राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल जो होते हैं, बिहार के संवैधानिक प्रमुख हैं। अब बताए थे अभी आपको, जो सब बिहार के जितने, जैसे ये है ना, इसका जो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 वाले जो वर्णित किया गया, इस सब के प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। फिर से सुन लीजिएगा, ये संवैधानिक प्रमुख है किसी राज्य का। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति। किसी राज्य का राज्यपाल।
भारत के वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री। भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है कि राज्यपाल में राज्य विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति होंगे, चांसलर होंगे। याद रखिएगा, जो भी विश्वविद्यालय है बिहार में सब कौन चांसलर होंगे? राज्यपाल होंगे। अभी कुछ वर्तमान में जो राज्यपाल है वो राजेंद्र अलेंकर है। कौन है? राजेंद्र अरलेकर, ठीक है, अभी वर्तमान में। और यह 41वां नंबर पे राज्यपाल है बिहार के, ठीक है। इससे पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कौन ये राज्यपाल जो है ये है राजेंद्र अरलेकर जी। ये 21वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अभी जो आए हैं हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो आ गए हैं बिहार में। वह हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सेवा करने वाले गोवा के पहले व्यक्ति थे, यानी कि गोवा से इकलौता व्यक्ति थे जो हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वह गोवा सरकार के कैबिनेट मंत्री में और गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। वह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता भी थे, ठीक है। अब आते हैं, देखिए 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो कि बिहार में जो कि राज्यपाल बने थे। 2 ऐसे बिहार के राज्यपाल थे जो बाद में चल के वो क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। वो है जाकिर हुसैन जी और रामनाथ कोविंद जी। बिहार के 2 ऐसे राज्यपाल हैं जो कि बाद में चल के क्या बने थे? भारत के राष्ट्रपति बने। श्री जयराम दास दौलत राम को भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सबसे पहले बिहार के जो राज्यपाल पहला था वो कौन थे? श्री जयराम दास दौलत राम। तो याद रखिएगा यहाँ से भारत की स्वतंत्रता से पहले जेम्स शिफ्टन, यानी कि स्वतंत्रता से पहले, जैसे कि मान लीजिए 1947 में भारत स्वतंत्रता हुआ, आज़ादी हुआ, इस समय कौन थे? इस समय थे श्री जयराम दास दौलत राम जी थे। इस समय कौन थे? मान लीजिए दौलत राम जी। लेकिन अगर राज्यपाल जिस समय से बनना स्टार्ट हुआ स्वतंत्रता से पहले, उस समय कौन थे? तो उस समय थे ये जेम्स शिफ्टन। ये कब बने थे? 1 अप्रैल 1936 को नियुक्त बिहार के पहले राज्यपाल के रूप में। यहाँ बोल सकते हैं ब्रिटिश, अगर ऐसे आएगा ब्रिटिश भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो ऐसे ही लगा सकते हैं जेम्स शिफ्टन। अब आते हैं मंत्रिपरिषद, क्योंकि अभी आपको हम बताए थे कार्यकारी में हम क्या क्या देखे हैं, राज्यपाल देख लिए, अब मंत्रिपरिषद देखते हैं। याद रखिएगा राज्यपाल के पास शक्ति भी है, ये बहुत तरह से थे, ये किसी भी विधेयक पे साइन करते हैं तभी बिल बनता है, और भी है। चलिए बाकी देखते हैं, अभी पीटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, बाकी जब मेंस में लिखना होगा तो हम अच्छे से उसका भी देखेंगे। मंत्रिपरिषद क्या होता है? देखिए, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद सरकारी अधिकारियों का एक निकाय है जो राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की सहायता करती है और उन्हें सलाह देती है। एक बात याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद, जैसे मान लीजिए बिहार में 243 विधानसभा की सीट है तो इसका 15% मंत्री बन सकता है बिहार में, ठीक है। और उसी मंत्री से क्या बनेगा? एक मंत्रिपरिषद बनेगा, ठीक। गठन और संरचना क्या क्या है, और ये मंत्रिपरिषद क्या करेगा? देखिए, मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह करने के लिए मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा। सब काम राज्यपाल पर ही होगा, उनके ही द्वारा किया जाएगा, लेकिन उनको सलाह देने के लिए जो सलाह देगा वही शक्तिशाली होता है एक तरह से। देखिए अब क्या, क्योंकि इनको नियुक्त करने में हाथ कहीं ना कहीं सब होता है, मतलब यहाँ पे नहीं, सेंट्रल की बात कर रहे हैं। अब देखिए, गठन और संरचना, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के नेतृत्व किसके? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखिएगा, कोई भी मंत्री को जो शपथ ग्रहण कौन करेगा? मुख्यमंत्री के सिफारिश पे कौन करेंगे? नियुक्त राज्यपाल करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब को शपथ ग्रहण कौन करवाएंगे? वो राज्यपाल करवाएंगे। तो देखिए अब आता है संरचना। इसमें कैबिनेट कौन कौन होता है? मंत्रिपरिषद कौन कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर यानी कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है। एक बात याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद जो होता है अपने आप में व्यापक होता है, यानी कि ये कह सकते हैं इतना बड़ा है। इसी के अंदर आता है क्या क्या? कैबिनेट मंत्री आते हैं, इसी के अंदर राज्य मंत्री आते हैं, इसी के अंदर उप मंत्री भी आते हैं, समझे। तो मंत्रिपरिषद सबसे बड़ा होते हैं। अब आता है राज्यपाल कौन कब तक था। देखिए इतना सारा इसमें दे रखा है, इतना तो हम नहीं पढ़ेंगे, बस याद रखिएगा अभी प्रेजेंट में कौन है? अभी जो है सो प्रेजेंट में राजेंद्र विश्वनाथ
अर्लेकर है। कौन है? अर्लेकर। ये कब आए थे, कब नियुक्त किए हैं? 14 फरवरी 2023 से लेके अभी तक पदधारी है, पद पर बने हुए हैं, पद पर आसीन हैं। लेकिन इससे पहले कौन थे? फागू चौहान जी थे, जो कि वो कब बने थे? 2019 से लेके 2023 तक फागू चौहान थे। ठीक है, अब आते हैं आगे। एक चीज़ याद रखिएगा, इनका कार्यकाल अगर बोल देगा तो कार्यकाल का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया। ठीक है, हाँ, इनको 5 साल के लिए हम बना सकते हैं, लेकिन जब चाहेंगे तब इनको संसद हटा भी सकता है। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है। जिसकी सरकार संसद में आते हैं वो अपने अनुसार से राज्यपाल नियुक्त कर लेते हैं। देखिए, तो ये हो गया। उससे पहले लाल जी टंडन जी थे। लेकिन चलिए देखते हैं, सबसे इतना सारा दिया है वो भी देख लिए। लेकिन एक चीज़ देखिए, जो हमारे यहाँ बताए थे राज्यपाल थे वो बाद में बने क्या? राष्ट्रपति जी। तो याद रखिएगा, देखिए रामनाथ कोविंद 2015 से लेकर 17 तक थे क्या? राज्यपाल थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या बना दिया? इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। चलिए, ये सब राज्यपाल के क्रम हैं, देख लीजिए। लेकिन आपको हम केवल और वो दिखाना चाह रहे हैं जो मतलब हमारे इतना याद करने के होते हैं। फर्स्ट और लास्ट देख लीजिए, बस इतना देख लीजिए, काफ़ी है। देखिए, आज़ादी से पहले बोलते क्या है? जय रामदास दौलत राम 15 अगस्त 1947 से लेके 11 जनवरी 1948 तक पहले आज़ादी के बाद बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, और सबसे पहले इनकी ब्रिटिश राज की बात कर रहे हैं। तो देखिए, 1 अप्रैल 1936 से लेके 1937 तक कौन बने? सर जेम्स डेविस सिक्टेन ने ये जो है सो सबसे पहले थे। इतना याद कर लीजिएगा, यही काफ़ी है, ज़्यादा जो ही नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री भी जो है सो कार्यपालिका के अंतर आते हैं। तो याद रखिएगा, ये देखिए ये जो श्री कृष्ण जी सिंह जो है ये पहले मुख्यमंत्री थे 1946 से लेके 1961 तक। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे तो ब्रिटिश राज्य में, जब ब्रिटिश भारत में भी बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। और आज़ादी के बाद भी, आज़ादी तक भी कौन थे? श्री कृष्ण जी थे। ठीक है, इसके बाद और भी है बहुत सारे, सबको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन कितना बार बीपीएससी पूछ भी लिया गया है। श्री कृष्ण जी, इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे चल के देखिए, जो अभी वर्तमान में क्या मिला है उनको, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है। तो वो भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण लिए थे। तो देख लीजिए, एक है ये जो 14 नंबर क्रम के अनुसार से क्रम पूछ देगा, तो कभी कभी क्रम पूछ सकता है कितने नंबर पे कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे। तो 14वां नेम के अनुसार से 14 नंबर पे थे कौन? एक बार। फिर ये इन्होंने देखिए कब बने थे? 22 दिसंबर 1970 में बने थे और 71 में ये हट गए थे। फिर आए थे 1977 में आए थे, 1977 में आए थे, और फिर 79 में साइड हो गए थे, 1979 में। तो 2 बार जो है सो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इनको हाल ही में क्या मिला है? इनको हाल ही में भारत रत्न मिला है। तो हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, जो कि याद रखिएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट रूल बहुत सारे लगे हैं, बाकी हम आगे, ये हो गया मुख्यमंत्री साहब हो गए। मुख्यमंत्री के बारे में देख लिए। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हाल फिलहाल में जो कर्पूरी ठाकुर जी का वो भी थे, मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में बता दिए हम। देखिए, एक चीज़ और बताते हैं। अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार जी 9 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं, याद रखिएगा। 9 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद का। तो इनके बारे में जान लीजिए। पहली बार जो लिए थे ये शायद 8 दिन के बोलते हैं या 7 दिन के लिए थे। कि देखिए 2002 में इन्होंने, 2000 में और 2000 में फिर क्या 3 मार्च को लिए थे, और जो है सो 11 मार्च को हट गए थे। ऐसे इनको 7 दिन के लिए बोला जाता है, 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। फिर 2005 से इन्होंने कंटिन्यू आए हैं, मुख्यमंत्री पद पे अभी बने हुए हैं। लेकिन बीच में कुछ दिन के लिए, 1 साल के लिए लगभग, करीब 1 साल नहीं, जितना राम मांझी भी मुख्यमंत्री जी बने हैं, तो याद रहे। चलिए, अब चलते हैं मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। देखिए, अब देखते हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन, क्योंकि राष्ट्रपति शासन इतना बार लगा है बिहार में। अभी तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। देखिए, बिहार राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? ये लगाता है राज्यपाल के अनुशंसा पे। किसके साथ करते हैं? प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं राज्य में। देखिए, राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत
ये क्या है, राष्ट्रपति शासन लगता है। सॉरी, वहाँ हम राष्ट्रीय आपातकाल बोल दिए थे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, उससे पहले राष्ट्रीय आपातकाल बोल दी थी, इमरजेंसी। वो तो 1975 में लगा था, उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये राष्ट्रपति शासन जो बिहार में सबसे ज़्यादा लगा है, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता था। जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है तो इसे केंद्र राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी कि ये किसके, देखिए क्या लिखा, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, यानी कि संविधान का विफलता होता है तो यही राज्यपाल यहाँ से सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति जी को कि हमारे यहाँ पे राज्य में संवैधानिक विफलता हो रहा है, बहुत सारे संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। तो केंद्र क्या करते हैं, पूरी पावर अपने पास रख लेते हैं, फिर वो अपने कानून बनाएंगे, सब कुछ वही करेंगे। तो इसलिए राष्ट्रपति शासन पर नियंत्रण अपने हाथ में था। तो देखिए सबसे पहला बार राष्ट्रपति शासन लगा था 29 जून 1968 से लेके 26 फरवरी 1969 तक, जो कि कारण क्या था, बिहार में विधायकों को बहुत दल बदल हो रहा था, इधर से गया उधर बन गया, उधर बन गया उधर, इधर से उधर बन गया, जिधर विधायक गया उधर पर मतलब सरकार बन गया। और इसी के चलते आगे चल के दल बदल कानून आता है, जिसके तहत जल्दी कोई पार्टी दल बदल नहीं कर सकता है। और यह सबसे लंबा कानून, सबसे लंबा बार, यानी कि सबसे लंबे काल तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। और उस समय गवर्नर थे नित्यानंद कानून, याद रखिएगा। और दूसरा बार फिर लगा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके टोटल बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। वर्तमान जब लास्ट टाइम कब लगा था, 2005 से लेके 2000 मतलब 7 मार्च 2005 से लेके 24 नवंबर 2005 तक। इसके बाद श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए थे। उसके बाद वर्तमान अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है बिहार में। तो याद रखिएगा, जाए तो देखिए दल बदल के लिए लगा था, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक विधानसभा में चुनाव के नतीजे। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, नतीजों को इंतजार और संसद द्वारा लेखा सुविधा। एक जगह ऐसा लगा था, यहाँ पे देखिए 2005 में क्या हुआ था, किसी को भी बहुमत नहीं मिला था और कोई भी पार्टी गठबंधन नहीं बनाना चाह रहा था। तो उस समय ऐसा हुआ कि किसी भी पार्टी को गठबंधन नहीं मिला, यानी बहुमत, गठबंधन के पास बहुमत नहीं था जो भी। तो उस समय भुट्टा सिंह के गवर्नर था और इन्होंने क्या किए, राष्ट्रपति शासन लगा दिए थे। याद रहे, आपको हम बताए हैं कि बिहार में पहली बार जो 29 जून 1968 को लगाया गया था और जो 26 फरवरी 1969 को तक चला था, राज्य की सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। इस दौरान बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो तथा मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान। यहाँ पे लिख लीजिएगा, इस समय सीएम कौन थे, भोला पासवान, भोला पासवान। अब आते हैं बिहार में विधानमंडल। देखिए राज्य विधानमंडल के बारे में बात करते हैं। बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था क्या होता है, देखिए 2 तरह के निकाय बना हुआ है, एक है विधानसभा, एक दूसरा है विधान परिषद। भारत में लगभग 6 राज्य भारत में ऐसा है जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। एक बिहार हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, एक तेलंगाना हो गया, एक कर्नाटक हो गया और एक आंध्र प्रदेश हो गया। तो इतने 6 राज्यों में क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है, बाकी सब में एक सदनीय है। द्विसदनीय व्यवस्था के मतलब क्या होता है, जिस तरह से संसद में द्विसदनीय है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा होता है निम्न सदन कहता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पर विधानमंडल और जिसको बोलते हैं विधानसभा, विधानमंडल में जो संसद है सभी यहाँ विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल में 2 सदनीय व्यवस्था है, जो पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। तो देखिए द्विसदनीय निकाय है जो 2 सदन शामिल है, जो कि पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। ठीक, अब देखते हैं इसी में हम आप लोग केवल सुनते जाइए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये केवल रिवीजन पर्पज़ पे वीडियो बना रहे हैं, ना कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए पीटी हो जाएगा, उसके बाद एकदम अलग से बैच लेके आएंगे 71th के लिए। बाकी जिनको ऑफलाइन पढ़ना है, फीस मैटर नहीं करता, एकदम आइए समस्तीपुर में अच्छे से हम आपको ऑफलाइन पढ़ाने जा रहे हैं, बैच चालू करने जा रहे हैं धीरे धीरे। चलिए सदनों में जो क्या, सदनों का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद
152 से लेके 237 के आधार पर किया गया है। विधानमंडल का चर्चा कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 152 से लेके अनुच्छेद 237 के आधार पर मिलता है। देखिए विधायिका यहीं पे होता है। देखिए विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? विधानमंडल में विधायिका होते हैं। विधायिका की प्राथमिकता जो है सो प्राथमिक भूमिका विधेयक बनाना है। विधायिका का काम क्या है? विधेयक बनाना, जो कि केवल तभी कानून बनाते हैं जब उन्हें भारत के राज्यपाल या राष्ट्रपति मंजूरी मिल जाए। हम अभी सिखाए थे ना आपको कि अंतिम जो सिग्नेचर अगर राज्य की कानून है तो राज्यपाल करेगा, अगर वो राज्यपाल केंद्र सरकार ने भेज दिया है तो वो वहाँ पे राष्ट्रपति मंजूरी देंगे। ये अंतिम मंजूरी मिलने के जब साइन हो जाएंगे तभी वो कानून के रूप में बनेगा। बिहार विधानसभा में देखते हैं, बिहार विधानसभा का निचला सदन कहा था विधानसभा, अभी आपको समझाए थे, जो कि अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं? इसे कभी भी भंग किया जा सकता है, इसे कभी भी हटाया जा सकता है, निलंबित किया मतलब ख़त्म किया जा सकता है। देखिए जो विधान परिषद है वह 6 साल के लिए है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसमें प्रत्येक 2 साल पर एक तिहाई लोग नियुक्त किया जाता है, यानी कि निर्वाचन होता है। लेकिन जो विधानसभा है इसमें अस्थायी इसलिए कहता है कि अगर आज मेरी सरकार है तो मेरा सरकार में बहुमत नहीं होगा तो ये ख़त्म हो सकता है, दूसरा सरकार बन सकता है। अगर किसी को नहीं मिलेगा तो पूरा प्रशासन लग जाएगा। इसलिए इसके लिए 5 साल पे तो इलेक्शन होता है, नो डाउट। लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होगा कि मतलब विधानसभा 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि 5 साल के लिए ही चुना जाए, हो सकता है कि वो 2 साल में ही ख़त्म हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए, बहुमत किसी को न मिला हो। बहुमत अगर मिला है गठबंधन पार्टी गठबंधन तोड़ लिया हो, तो याद रखिएगा, इसलिए इसको अस्थायी सदन भी कहते हैं। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। अधिकतम सीट कितना होना चाहिए एक विधानसभा में? 500 सीट होना चाहिए। और न्यूनतम सीट कितना होना चाहिए? 60। यानी कि कोई राज्य है तो 60 सीट से 60 सदस्य तो होना ही चाहिए विधानसभा में, और अधिकतम से अधिकतम जो है सो 500 सीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस राज्य में है? आप लोग बताइएगा। वैसे बता दें बिहार में 243 सीट है। अब आते हैं प्रांतीय विधान परिषद की बैठक 7 फरवरी 1921 को वर्तमान विधानसभा के सभागार में आयोजित किया गया। इस आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष मनाया गया था, यानी कि 100 साल पूरा हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 100 साल किसी भी चीज़ को 100 साल 50 साल 75 साल 25 साल होता है, तो वहाँ से आप अपने आप को चौकन्ना हो जाइएगा कि क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए फिर बोलता है बिहार विधानसभा में 38 सीट जो है सो अनुसूचित जाति SC के लिए रिजर्व है, 2 सीट ST के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। इसके अलावा 1 सीट एल्गो इंडियन समुदाय के लिए संरक्षित थी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सो 2021 में इसको क्या किया समाप्त कर दिया गया। तो अब क्या हो जाएगा, सभी सीट पर इलेक्शन होगा। पहले 243 सीट पे ही होते थे, मतलब अलग अलग होता था सब पे, लेकिन 1 सीट आरक्षित था, ठीक है ना, सब पे होगा। लेकिन अब एल्गो इंडियन को ख़त्म कर दिया गया। एल्गो इंडियन क्या होता है? एक तरह से कह सकते हैं कि वैसा फैमिली जो कि ब्रिटिश काल से ब्रिटिश था लेकिन यहाँ आके बस गया है, और उनके आज भी जैसे खानदान ब्रिटिश में है चल रहा है। कह सकते हैं ऐसा कि कुछ लोग उसके माता पिता इंडियन है या माता इंडियन है, पिता मतलब इंग्लैंड का है, इसीलिए एल्गो इंडियन के नाम से जाना जाता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अब हम क्या होता है, होता है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में इसके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है, याद रखिएगा। अब इसका जो है सो संरचना कैसा है, देखिए बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं और इसमें
जो वयस्क मताधिकार के आधार पर बिहार के लोगों द्वारा चुने गए। वयस्क मताधिकार जिनका वर्ष 18 साल हो गया है और वह मतगणना में उनका नाम आ गया है, उनके पास वोटर ID कार्ड आ गया है, उसके द्वारा क्या होगा, इन पे निर्वाचन होगा। सदस्यों की कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जब तक विधानसभा पहले भंग नहीं हो जाती। यानी कि विधानसभा भंग नहीं होते हैं तो 5 साल तक सदस्य रहेंगे। अगर भंग हो गए तो 3 साल भी हो सकता है, जब भंग हो तब खत्म हो गया। याद रखिएगा, अगर मुख्यमंत्री साहब इस्तीफा देते हैं तो संपूर्ण जो है सो राज्य का विधानसभा भंग हो जाएंगे। याद रखिएगा। बिहार विधानसभा पहली बार 1937 में बिहार को राज्य का दर्जा मिलने और उड़ीसा से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया। उड़ीसा से कब अलग हुआ था? 1936 में। 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा से अलग होता है। उसके बाद बिहार और झारखंड एक रहता है। फिर आगे चल के 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होता है। तो अब बिहार अकेला है। चलिए, अस्तित्व में आया। उस समय विधानसभा की ताकत 152 थी। 152 से फिर 1952 में पहले आम चुनाव जो हुआ उसमें ताकत इनकी कितना हो गया? 331 हो गई और 1956 में घट के 318 रह गई। 318 रह गई। झारखंड के बाद, झारखंड जब अलग हुआ 336, तो 318 पे तो था कंटिन्यू। यानी कि 1956 के बाद 318 था 2000 तक। जैसे 2000 में, नवंबर 2000 में झारखंड अलग हुआ तो विधानसभा में कुल सीट 243 सदस्य है, जो कि 242 सदस्यों को सीधे राजद के माध्यम से चुना जाता है और एक राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है, जो एल्गो इंडियन समुदाय से होना अनिवार्य है। याद रखिएगा। लेकिन ये अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि इसीलिए ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि ये लास्ट चुनाव 2020 में ही हुआ था। लेकिन ख़त्म कब हुआ? 2021 में हुआ। तो अब जो इलेक्शन होगा तो सभी सीट पे इलेक्शन होगा, 243 सीट पे ही होगा, जिसमें से 38 सीट जो है सो किसके लिए? SC के लिए, 2 सीट जो ST के लिए रिजर्व रखा गया है। सभापति को अध्यक्ष भी कहा जाता है और उपसभापति को उपाध्यक्ष भी जाना जाता है। वर्तमान में बिहार विधानसभा की राजधानी पटना में स्थित है और इनके भी 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र क्या? जो विधानसभा में बैठक होती है, एक होता है, इसको हम शॉर्ट में रखते हैं नाम BMW। BMW क्या होता है? B फॉर बजट सेशन, M फॉर मानसून सेशन और W फॉर विंटर सेशन। इसको हम बोलते हैं बजट सेशन, मानसून सेशन और शीतकालीन सेशन। विधानसभा में देखिए 6 महीना के बीच बैठक होना चाहिए। एक बैठक अगर मानिए 1 तारीख को होता है, एग्जाम्पल लेते हैं 1 जनवरी को, तो 1 जून से पहले एक और बैठक हो जाना चाहिए। यानी कि 2 बैठक के बीच में गैपिंग 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए 3 बैठक होते हैं। चलिए, अब आता है राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष या सभापति थे। उनका कार्यकाल 23 जुलाई 1937 से लेकर 11 नवंबर 1944 तक था। जिस समय अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय बिहार का विधानसभा का अध्यक्ष या सभापति कौन थे? तो बोलिएगा राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा भवन, जिसे मूल रूप से परिषद कक्ष के रूप में जाना जाता है, ने फरवरी 2021 में अपनी शताब्दी मनाया, जो कि हम पहले बता चुके हैं। वास्तुकार जो ये बनाया था, बिहार विधानसभा जो बना हुआ है विधानमंडल, ये इनका जो है वास्तुकार कौन थे? AM मिलहुड, जो कि मुक्त पुनर्जागरण शैली के डिजाइन में बनाया गया था। यह स्थापत्य शैली प्रतिष्ठान पटना सचिवालय की भव्यता का पूरक है। याद रखिएगा, जाति तक यहाँ याद रखिएगा कौन वास्तुकार थे, तो याद रखिएगा। अब आते हैं 2 सदनीय। तो 1 सदनीय तो हो गया क्या? विधानसभा हम बता दिए आपको, ये विधानसभा बता दिए। अब आते हैं विधान परिषद, बिहार के विधान परिषद। देखिए, बिहार के विधान परिषद जो है, तो ये बिहार राज्य की विधायिका का 2 सदनीय है, जिसमें बिहार विधान परिषद के उच्च सदन के रूप में जाना था। उच्च सदन की हम आपको बताए थे, एक होता है निम्न सदन जो कि विधानसभा होता है, और एक उच्च सदन होता है जो कि विधान परिषद होता है। यह विधान परिषद बिहार में क्या है? उच्च सदन के रूप में कार्य करता है, और यह एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन मतलब क्या है कि यह इसको भंग नहीं किया सकता है।
इसकी कार्यकाल 6 साल की होती है, फिक्स है, लेकिन प्रत्येक 2 सालों पे 1/3 सदस्य को सदस्यता खत्म किया जाता है, मतलब हो जाता है। अब देखिए, विधान परिषद के गठन और निर्माण का वर्णन संविधान अनुच्छेद 169 में किया गया है, लेकिन विधानसभा कब किया गया था? 170 में, अनुच्छेद 170 में किया गया था। और उससे पहले क्या है? विधानसभा, विधान परिषद का है। विधान परिषद की संरचना का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया है, जिसकी यह वर्णन, ठीक है, ये गठन निर्माण की बात कर रहा है, ये संरचना का वर्णन कर रहा है, याद रखिएगा। विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, जो 100 किसी विधानसभा में 300 सीट है, तो वहाँ पर 100 सीट से ज़्यादा विधान परिषद नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना सीट दे रखे हैं उसका 1/3 ही हो सकता है विधान परिषद में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। लेकिन न्यूनतम 40 से कम भी नहीं हो सकता है। मिनिमम 40 हो सकता है, मैक्सिमम 1/3 हो सकता है, इसके बीच में ही चलेगा संख्या। विधान परिषद का पहली बैठक 26 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी आधार पर 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष मनाया गया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, जो कि पहले एक कभी भंग नहीं होता। अस्थायी मतलब कि कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य, इसके 1/3 सदस्य 2 साल पे सेवा नियुक्ति होते हैं, यानी 2 साल पे सेवा छोड़ते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो अभी वर्तमान में विधान परिषद में बिहार में कितना है? वर्तमान में 75 है, 75 सीट है। चलिए, अब आते हैं, यहाँ देख लीजिए कब कब विधान परिषद, यह है, याद रखिए, यह है क्या है? बिहार के विधान परिषद सदस्यों की संख्या, और यह है विधानसभा की सदस्यों की संख्या। याद रखें, 1913 में बिहार में विधान परिषद की संख्या था 43 था। 1937 में यहाँ पे कितना था? 1937 में कितना था? 152 विधानसभा का। फिर 1937 में यहाँ 50 हो गया, और यहाँ कितना हुआ? 331, जो कि सबसे ज़्यादा अधिक था, यही उस समय से सबसे अधिक, सबसे अधिक। और जो है सो 1957 के बाद 319 विधानसभा हो गया, सीटों की संख्या, और यहाँ पे 1952 में 72 सीट थे। फिर जो है सो 1958 में यहाँ 96 सीट बढ़ गया था, हो गया था, और यहाँ पर 325 सीट हो गया था 1977 में। लेकिन जब बंगाल, यहाँ झारखंड अलग होता है, झारखंड अलग होता है, तो अभी वर्तमान में 243 सीट है विधानसभा में, और विधान परिषद में 75 सीट है। क्वेश्चन मार्क, अगर मान लीजिए यहाँ कमा सीट, तो ये नहीं कहिएगा कि कुछ सीट चला गया कहाँ? झारखंड में। एक सीटें खत्म कर गया झारखंड में, द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। अब आते हैं पटना सचिवालय के बारे में। पटना सचिवालय, जिसे पटना सचिवालय या पुराना सचिवालय भी कहा जाता है, भारत में बिहार राज्य सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय है। जितने प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ? सचिवालय है पटना में। स्थान और निर्माण, पटना सचिवालय पटना के राजभवन के पूर्व में स्थित है। अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित किया गया है। 1917 में पूरा किया गया। आयाम क्या है? 716 फीट लंबा है और 364 फीट चौड़ा है। जोसेफ मुनिंग द्वारा डिजाइन किया गया था, जो कलकत्ता के मार्टिन बर्न, जो कि 1913 से 17 द्वारा निर्मित किया गया था। वास्तुकला शैली क्या था? एक विशाल क्लॉक टावर के साथ विक्टोरिया निर्माण, मूल रूप से 198 फीट ऊंचाई है, लेकिन भूकंप आने के कारण, कब आया था बिहार में भूकंप? जो भयानक था 1984 में, भूकंप के बाद यह कितना फीट हो गया? 134 फीट हो गया। ये देखिए, यही है, यही।
सचिवालय। तो अब आप देखते हैं, देखिए ये क्या, कैंप हाइलाइट्स। एक लॉन और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का काष्ठ प्रतिभा है। यहाँ पे देखिए ये प्रतिमा है, ये श्री कृष्ण जी का प्रतिमा है। श्री कृष्ण पहले मुख्यमंत्री थे, उनका प्रतिमा लगाया गया। किसका प्रतिमा? काष्ठ में बना गया है। शहीद स्मारक 1942 के अगस्त क्रांति के आंदोलन के दौरान छात्र का बलिदान को याद करने के लिए यहाँ बनाया गया है। 7 छात्र, देखिए कई फोटो ऐसा होता है, ऐसे वाला यहाँ पे 7 गो ऐसे बना है, 7 छात्र का बलिदान का फोटो यहाँ लगा हुआ है, स्मारक बना हुआ है। वर्तमान उपयोग बिहार राज्य सरकार के सचिवालय के रूप में कार्य हो रहा है। इसका महत्वपूर्ण सरकारी विभाग, जैसे यहाँ पर कौन है, गृह विभाग है, वित्त विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, कैबिनेट सचिवालय है आदि, यहीं पर सबका विभाग है। मंत्रियों और नौकरशाही ब्यूरोक्रेट्स के कार्यकालय यहीं स्थित है, जो ऑफिसर्स है, IAS ऑफिसर्स का बड़े। ठीक, बिहार में संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं BPSC, जिसके लिए आज हम पढ़ रहे हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग 1 अप्रैल 1949 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 261 की उपधारा 1 द्वारा उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों के आयोग से अलग होने के बाद क्या है, अस्तित्व में आया। याद रखिएगा, एक होता है लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं UPSC, यह उसके बाद एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग जिसको कंबाइंड बोलते हैं, कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें क्यों कंबाइंड बोलते हैं? इसमें अलग अलग राज्यों को मिलके साथ एक एग्ज़ाम करवाया जाता है। उसके बाद चल के आता है राज्य सेवा आयोग। ठीक, अब देखिए, इस संवैधानिक स्थिति को 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान की घोषणा के बाद घोषित किया गया। कब ये चीज़? फिर बोलता है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ये क्या है? अब एक चीज़ बताते हैं, जिसको संवैधानिक निकाय गैर संवैधानिक निकाय नहीं समझ में आ रहे होंगे तो मेरा एक वीडियो, इसी पर एक वीडियो स्टडी IAS हिंदी माध्यम पर, जो मेरा सेकंड YouTube चैनल है जिसपे केवल UPSC की पढ़ाई होती है और वहाँ पे हैंड रिटन में पढ़ाई करते हैं हम लोग, नोट्स के साथ साथ बनाते हैं। वहाँ पे हम संवैधानिक, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक तीनों हमने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग पॉलिटी का सीरीज में देख लीजिएगा जाके, ये बेहतरीन तरीक़ा से सिखाए गए। एक चीज़ बताते हैं आपको हम, संवैधानिक वह होता है जो संविधान में वर्णन मिलता है, गैर संवैधानिक वह होता है जो संविधान में वर्णन नहीं मिलता है लेकिन संविधान को उल्लंघन भी नहीं करता है, और असंवैधानिक वह होता है जो पूरा संविधान का उल्लंघन करता है, जो कि ये मान्य नहीं होता है। इसके बारे में अच्छे से हम एक लेक्चर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके। अब बता, बिहार लोक सेवा आयोग ने रांची के अपने मुख्यालय को बिहार राज्य के लिए अपना कामकाज शुरू किया और राज्य सरकार ने आयोग को मुख्यालय को रांची से पटना स्थानांतरित करने के लिए 1 मार्च 1951 को पटना में स्थानांतरित कर लिया। इससे पहले ये कहाँ थे? रांची में था। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में श्री राजनधारी सिन्हा थे। और वर्तमान में कौन है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में कौन है। देखिए, अब आते हैं, और सचिव कौन है? श्री राधा कृष्ण चौधरी जी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री परमार रवि मनुभाई। ये वर्तमान अध्यक्ष है। अब आते हैं, दूसरा है संवैधानिक प्रधान जो निकाय बिहार मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना और विधान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 को हुई थी और 25 जून 2008 को इसका पुनर्गठन किया गया, दोबारा से अच्छे से बनाया गया पुनर्गठन। मानवा आयोग अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा सशक्त एवं एक स्वायत्त निकाय है। सुव्यवस्थित करना, यानी कि अध्यक्ष को उच्च न्यायालय का
पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। देखिए, इसको जैसे बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो जो अध्यक्ष होगा उसको क्या होगा, उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, तभी बन सकता है। दूसरा, आयोग का सचिव एक अधिकारी होना चाहिए जो राज्य सरकार के सचिव के पद के से नीचे ना हो, यानी कि जो राज्य सरकार का सचिव जो पद है वो इस पर पद बना होगा, वो रिटायरमेंट होगा, वही बन सकते हैं इनके मुख्य सचिव। फिर है, आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व एक पुलिस अधिकारी करता है जो महानिरीक्षण के पद के नीचे का नहीं होता है। जो महानिरीक्षण करता है क्या की बात करते हैं। अब आते हैं, नेक्स्ट है बिहार राज्य महिला आयोग। तो इसकी स्थापना कब हुआ था। बिहार राज्य महिला आयोग 1999 के तहत महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और कल्याण के लिए एक स्वतंत्र सरकारी विभाग के रूप में गठित किया गया था। इसका आयोग का मुख्यालय कहाँ है, पटना में है। सुव्यवस्थित करना, यानी कि इनको क्या है, आयोग के सदस्यों को 3 साल के लिए चुना जाता है, यानी कि कितने दिन के लिए, 3 साल के लिए चुना जाता है। आयोग अध्यक्ष और अन्य सदस्य महिलाएं होती है, उन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। कोई भी अध्यक्ष हो या सदस्य हो, केवल इसमें महिला ही काम करेगा। किसके लिए, रक्षा कल्याण स्वतंत्र विभाग के लिए के काम करेंगे। अब आते हैं बिहार सूचना आयोग। बिहार सूचना आयोग, इसकी स्थापना यह एक वैधानिक निकाय है जो कि संविधान में बना है, जिसका स्थापना जून 2006 में सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 की धारा 15 के तहत की गई है। बिहार राज्य सूचना आयोग का कार्यालय पटना में स्थित है। ठीक, संचालन क्या होता है, राज्य मुख्य सूचना आयोग, राज्य मुख्य सूचना आयोग SCIC, ठीक, के अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, फिर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री समिति के सिफारिश के आधार पर नियुक्त किया जाता है। देखिए, बिहार सूचना आयोग जो है सो जिसको बोलते हैं बिहार किसी चीज़ की सूचना लेना तो यहीं से ले आता है। इसमें कौन कौन होता है, राज्यपाल नियुक्त करता है किसको, मुख्यमंत्री को, विधानसभा में विपक्ष का नेता जैसे अभी तेजस्वी जी है, मान लीजिए विपक्ष के नेता तो, और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री के सदस्य, तीनों होना चाहिए। अब आते हैं बिहार राज्य निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना संवैधानिक निकाय है, क्योंकि हम बताएं आपको सब संवैधानिक है। फिर आता है ये, इसकी स्थापना 30 मार्च 1994 को बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार की गई थी। एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट होगा आप लोग को, जो कि मुझे लगता है, यहाँ बिहार राज्य निर्वाचन आयोग है, तो आप लोग को लगता है कि बिहार के सभी निर्वाचन का जैसो संचालन यही करते हैं। जी बिल्कुल भी नहीं है। यह उसके लिए बनाया गया है जो पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी चुनाव होते हैं वो किसके द्वारा होगा, राज्य बिहार के निर्वाचन आयोग द्वारा होगा। पंचायती राज हो गया, नगर निगम होगा, ये सब कौन करवाएंगे, बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग करवाएंगे। लेकिन बिहार के विधानसभा के चुनाव कौन करवाएंगे, वो जैसो भारत के निर्वाचन आयोग करवाएंगे। कार्य देखो, कार्य क्या है, आयोग को विभिन्न सदस्य स्तरों पर पंचायतों के चुनाव करवाने का जिम्मेवारी के साथ बनाया गया है, और यह अनुच्छेद 243 के जो राज्य के निर्वाचन आयोग की शक्ति और जिम्मेवारी प्रदान करता है। चुनाव संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं, जो राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून द्वारा समर्थित है। और भी है, देखिए, प्रमुख कानून बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 और नगर निगम जो नगर पालिका था 1922, देखिए यहाँ पे डाउट लग रहा है कि ये 1994 होना चाहिए, बाकी हम चेक करके कंफर्म करेंगे। बिहार नगर निगम अधिनियम, पटना नगर निगम अधिनियम 1951, ये सब इन्हीं के अंदर आता है।
बिहार पंचायत निर्वाचन नियम 1995 पंचायतों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और उनके आरक्षण, निर्वाचन, नामावली और तैयार करने और पुनरीक्षण और त्रिस्तरीय पंचायती राज्य संस्थाओं के निर्वाचन संचालन करने में समय, ये सब इतना काम है इनका। बिहार नगर पालिका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन 2001 नगर परिषद और नगर पंचायतों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंधित। परिसीमन क्या होता है? किसी क्षेत्र में कम बेस करना, किस क्षेत्र का कम करना, बढ़ा देना। जैसे मान लीजिए जो क्षेत्र में जिसका क्षेत्र आता है बिहार निर्वाचन में, उस क्षेत्र को कम और बेसी करना। अब आते हैं बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग। देखिए, बिहार स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, राज्य सरकार ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के गठन के लिए 26 अप्रैल 1971 को एक आदेश जारी किया। आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे और उनके सचिव लोक शिकायत आयुक्त श्री एस आलम थे। प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म तथा या संप्रदाय की परवाह किए बिना समान मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। बिहार राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि बिहार राज्य में SC ST के बारे में यह कार्य नियम 1979 के नियम में संशोधन के द्वारा क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया। विभाग को अधिसूचना के उल्लिखित विभिन्न विषयों को लागू करने के लिए निगरानी करने पे काम सौंपा गया है। कुल मिला के ये हो गया हमारा जो है सो संवैधानिक और संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय। अब आते हैं बिहार की न्यायपालिका। ये देखिए स्पेशल बिहार है, इसीलिए हम थोड़ा बताते जा रहे हैं। आप लोग संपूर्ण तरीका से नहीं पढ़ सकते हैं इसमें, बाकी जब हम पढ़ाएंगे अलग से पॉलिटी अलग से, तो देखिएगा। बिहार न्यायपालिका, बिहार में एक न्यायिक प्रणाली है जो ब्रिटिश भारत के समय से स्थापित की गई है। न्यायपालिका शासन के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के अलावा सरकार का तीसरा अंग है। सरकार का 3 अंग है, हम बताए थे आपको 3 अंग सरकार का, एक न्यायपालिका है, एक कार्यपालिका और एक विधायिका है, ठीक है। और ऐसे ही जो न्यायपालिका है इनके भी अलग अलग लोअर, देखिए लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है। लोअर कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे हो जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब राज्य में हो, लेकिन ऐसा संविधान में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक। अब आते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 के बीच संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए उपबंध किए गए, परंतु संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार देता है। देखिए अनुच्छेद 214 बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होना चाहिए, लेकिन उसी तरह जो संसद के पास पावर है, किसके तहत, अनुच्छेद 231 के तहत पावर है कि वो चाहेगा तो 2 या अधिक राज्यों को मिलकर एक उच्च न्यायालय बना सकता है। जैसे कलकत्ता का उच्च न्यायालय कह सकते हैं, कलकत्ता पश्चिम बंगाल का तो है भी है और अंडमान निकोबार के भी है। जैसे और बोलिए तो चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय, जो चंडीगढ़ का भी है, जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा का भी है और पंजाब का भी है। तो ऐसे बनाया गया है। अब आते हैं उच्च न्यायालय एक राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख के रूप में होता है। देश में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से 3 की आधिकारिकता में से 1 से अधिक राज्य का है। 3 ऐसे हैं जहाँ पे 1 से अधिक राज्य उस पर करता है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अपना एक उच्च न्यायालय है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका एक अपना उच्च न्यायालय है, ठीक। और एक जो है सो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपना अपना उच्च न्यायालय देख लीजिए। अन्य 5 केंद्र शासित प्रदेश जो है सो विभिन्न उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। जैसे अंडमान निकोबार बता दिए आपको हम, वो किस में आते हैं, बंगाल में आते हैं।
कलकत्ता उच्च न्यायालय में। अब आते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सहमति से की जाती है। 62 वर्षों की आयु तक पद धारण करता है कौन? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सहमति से की जाती है, याद रखिएगा। अब आता है बिहार राज्य के उच्च न्यायालय। ये तो अब उच्च न्यायालय देख लिए। अब बिहार में देखिए, उच्च न्यायालय पटना का राज्य की न्यायिक प्रणाली में शीर्ष स्थान है बिहार, क्योंकि इससे ऊपर कोई बिहार में नहीं है। फिर बिहार राज्य में उच्च न्यायालय पटना में स्थित है और पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। पटना में उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1 दिसंबर 1913 को रखी थी और भवन का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ था। पटना उच्च न्यायालय ने 1916 में मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश के साथ अपना काम शुरू किया था पटना उच्च न्यायालय, और 1947 में न्यायालय की स्वीकृति शक्ति को 9 अस्थायी और 3 अतिरिक्त न्यायाधीश थे। हालांकि वर्ष 1937 में उड़ीसा के लिए एक अलग से प्रांत बनाया गया, लेकिन 1937 में बनाया गया था पारित कानून से, और इस उच्च न्यायालय ने 26 जुलाई 1948 तक बिहार और उड़ीसा दोनों के क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया गया था। सोचिए, यानी कि जब 1937 में जब उड़ीसा के लिए एक उच्च न्यायालय बन रहा था, लेकिन 1948 तक पटना के उच्च न्यायालय ही उड़ीसा के अधिकार में था। पटना के अधिकार में था उड़ीसा क्षेत्र। 1948 में उड़ीसा के लिए एक अलग से न्यायाधीश उच्च न्यायालय का गठन किया गया और 1972 में रांची में से पटना उच्च न्यायालय के लिए एक सर्किट बेंच खोली गई, और यह सर्किट बेंच नवंबर 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत झारखंड उच्च न्यायालय बन गई और झारखंड का अलग राज्य बन गया। यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो आपको बता दें, पहले बिहार था, बिहार से अलग हुआ, पहले अगर चलेंगे तो पहले वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में। फिर वहाँ से बिहार से जब अलग हुआ तो उस समय बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था। फिर 1936 में बिहार और झारखंड एक था, उड़ीसा अलग हो गया, जिसके लिए 1948 में उड़ीसा के लिए उच्च न्यायालय बना। और वैसे ही 1972 में भी एक सर्किट न्यायालय बनाया गया था रांची में 1972 में, जो कि झारखंड के लिए। और 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय वहाँ के रांची में क्या बन गया? उच्च न्यायालय झारखंड का। हाल ही में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्यकर ने न्यायमूर्ति चंदेल को पद की शपथ दिलाई है। न्यायमूर्ति चंदेल को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय का एक अधिसूचना के बाद 29 मई 2024 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। के विनोद चंद्र को पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। अनुच्छेद 227 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण के संबंध में उच्च न्यायालय को कुछ शक्तियाँ प्रदान करते हैं। ये है, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से विवरण मांग सकती है। अगर उच्च न्यायालय चाहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि मुझे इसका डिटेल दो, वो दे सकता है। यह निचली अदालतों के लिए नियम बना सकता है और फॉर्म निर्धारण कर सकता है। अगर हाई कोर्ट चाहेगा तो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के लिए अपना नियम और फॉर्म बना सकता है, दे सकता है उसको। यह उन प्रपत्रों को निर्धारित कर सकता है जिसमें न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड रखा गया है। यानी कि जो न्यायालय के अधिकारी रिकॉर्ड रखा है उस पर भी क्या करता है? अपना प्रपत्रों को निर्धारित कर सकता है। तो अब अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है? देखिए, अधीनस्थ न्यायालय बिहार में अधीनस्थ न्यायालय में जिला न्यायालय, लोक अदालत और
लोक आयुक्त शामिल हैं। तो जिला न्यायालय क्या है, देखिए जिला न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 के अनुसार किया गया है। जिला न्यायालय जिला स्तर पर न्याय का प्रशासन करता है और यह न्यायालय संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। जिला न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन है। यानी कि जब हम अपील करेंगे तो याद रखिएगा जिला न्यायालय से हाईकोर्ट की ओर जाएंगे। हाँ, लेकिन याद रखिएगा अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो हम सभी को स्किप करते हुए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। बिहार में जिला न्यायालय, बिहार में कुल 38 जिला है और सभी जिलों में जिला या अधीनस्थ न्यायालय है। बिहार का सबसे पुराना जिला न्यायालय मुजफ्फरपुर में है और न्यायाधीश का पद वर्ष 1875 में गठित किया गया था और यह उस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन था। जो जिला न्यायालय मुजफ्फरपुर था वहाँ पर न्यायाधीश 1975 में गठित किया गया था और वह किससे उस समय जुड़ा हुआ था, कलकत्ता के हाईकोर्ट से। इसका क्षेत्र विस्तार दरभंगा, मोतिहारी और छपरा के क्षेत्र तक में फैला हुआ था। बाद में दरभंगा की जजशिप 1898 में बनाई गई और छपरा और सारण में इसका गठन 1899 में किया गया। 1947 तक बिहार में 13 न्यायाधीश बनाए गए थे और 1948 में उड़ीसा के न्यायाधीश के रूप में अलग होने के बाद बिहार के विभिन्न जिलों में नए न्यायाधीशों का सृजन किया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के सृजन के साथ ही बिहार न्यायपालिका का विभाजन हो गया। हजारीबाग, पलामू, सिंहभूमि, धनबाद का जजमेंट झारखंड चला गया और बिहार में 2005 में जमुई और 2012 में शिवहर में नए जज बनाए गए थे। अब आता है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी क्या होता है बिहार में? ग्राम कचहरी ग्राम न्यायालय। ग्राम कचहरी एक ग्राम पंचायत के भीतर एक निकाय है जो स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेता है और कानूनी निवारण प्रदान करता है। पंचायत की ग्राम कचहरी स्थानीय कानूनी निवारण के लिए एक संस्था है जो पंचायत सरकार भवन में स्थित है। बिहार राज्य में ग्राम कचहरी नामक निर्वाचित न्यायपालिका की एक अनूठी प्रणाली है जो ग्रामीण लोगों को आपराधिक और नागरिक प्रकृति दोनों के छोटे अपराधों से संबंधित न्यायिक सेवा तक पहुंच प्रदान करता है। याद रखिएगा जो गांव में समस्या होती है, कह सकते हैं छोटे लेवल पर जो अपराध होते हैं वो उस पे कौन करते हैं? ग्राम के न्यायालय करते हैं। और आज भी इसको देख रहे हैं कि पंचायती जो होता है कहीं ना कहीं दिखा आता है, मुखिया लोग वहाँ पे बैठे करते हैं। ग्राम कचहरी का नेतृत्व सरपंच करता है जिसमें सरपंच को बुलाया था और जिसे पंचों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिसका चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता द्वारा किया जाता है और ग्राम कचहरी को बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 में पेश किया गया था और लागू 1948 में किया गया था। बिहार की हर ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है और बिहार में लगभग 8,463 ग्राम कचहरी है जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में के क्षेत्र में के भीतर एक जो बिहार पंचायती राज व्यवस्था बिहार पंचायती अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार स्थापित किए गए हैं। अधिनियम में यह निर्धारित किया गया था कि विवादों को निपटारा जहां तक संभव हो ग्राम कचहरी द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से किया होता है। याद रखिएगा किसी की मर्डर हत्या करने के लिए वहाँ नहीं है, उसके लिए न्यायालय खुला हुआ है। ये छोटी मोटी जो समस्या होती है, विवाद होता है, उसके समझाने के लिए सही है ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम कचहरी को नागरिक अधिकार अधिनियम की धारा 120 के अनुसार 10,000 से कम चल संपत्ति के नुकसान के संबंधित मामलों को सुनवाई कर सकता है। सोचिए, यानी कि जिसकी कीमत 10,000 से कम हो, समस्या अगर कोई भी कीमत होती है चाहे कि किसी चीज़ के हो विवाद, उसकी रेट अगर 10,000 से कम हो तो वहाँ पे फैसला उसका ग्राम कचहरी लोग के ग्राम पंचायत लोग करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा है तो उसके लिए आपको अधीक्षक या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आना पड़ेगा।
वह यह समय या धन की हानि के बिना छोटे विवाद को निपटाने के लिए राज्य सरकार की एक पहल है। एक्चुअली इसको क्यों लाया गया था? अगर इसको नहीं लाया था तो सम डिस्ट्रिक्ट जो है सो वहाँ पे ऐसे इतना भीड़ चल रहा है, वहाँ पे और नहीं समस्या है, छोटी छोटी समस्या को लेकर वहाँ पहुँच जाया करो, इसलिए ऐसा ग्राम कचहरी बनाया गया था। ग्राम कचहरी ग्रामीण बिहार में पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं के तहत कार्य करता है। वे नियत तिथि में 5 साल के लिए बनते हैं। सरपंच ग्राम कचहरी के निर्वाचित नेता होते हैं। उप सरपंच उपाध्यक्ष होते हैं और पंच इसके निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब आता है लोक अदालत। लोक अदालत का अर्थ है लोगों का अदालत। यह एक गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। यह याद रखिएगा, अगर पूछ दिया क्वेश्चन में कि लोक अदालत किसके सिद्धांत पर आधारित है, गांधीवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी, ऐसे आगे विचारक का, तो गांधीवादी। यह न्यायालय के बाहर विवादों को सौहार्दपूर्ण निपटाने के लिए एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। लोक अदालत के पीछे मूल उद्देश्य है समाज के कमजोर वर्गों को त्वरित और किफ़ायती न्याय प्रदान करना। इसकी वकालत मुख्य रूप से भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भागवती ने की थी। लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधीन सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। यह आमतौर पर सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों और सामाजिक गतिविधियों या कानूनी पेश के अन्य सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाता था। एक विशिष्ट अधिनियम के तहत स्थापित लोक अदालत प्रणाली ऐसे निर्णय प्रदान करते हैं जिन्हें सिविल अदालत की डिग्री माना जाता है, जो सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी है। इसमें अपील की कोई विकल्प नहीं है। 1982 में गुजरात में शुरू की गई अदालतों अपने सामने लाए गए और मामलों के लिए बिना कोर्ट की फीस के काम करती थी। बिहार में लोक अदालत। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण BSLSA का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज में कमजोर वर्गों को कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए किया गया था। बिहार में 3 तरह के लोक अदालत चलते हैं: सतत लोक अदालत, मोबाइल लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम का अधिकार। बिहार राज्य में 5 जून 2016 से इस अधिनियम को लागू किया गया। आम जनता की शिकायतों का समाधान करना और समयबद्ध तरीके से यानी शिकायत करने के 60 दिन के भीतर राहत लाभ प्रदान करना। अगर समस्या आ गई तो 60 दिन के अंदर उसका समाधान निकालना। राज्य शिकायत दर्ज करने के लिए सहायता और जानकारी प्रदान करने के लिए एक लाइन पोर्टल जो है लोक शिकायत .bihar.gov.in याद रखिएगा। इस पोर्टल पे जाइए और शिकायत कीजिए। लोकायुक्त क्या होता है? लोकायुक्त एक संगठन है जो भारतीय राज्यों में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाया गया है। यह क्रू प्रशासन और राजनीतिक भ्रष्टाचार को संबोधित करके आम जनता के हितों को प्रतिनिधित्व करता है। राज्यों के मामले में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया था, जिससे मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक बार नियुक्त होने के बाद लोकायुक्त को बर्खास्त या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसे महाभियोग प्रस्ताव पारित करके हटा सकता है। देखिए, महाभियोग का प्रक्रिया जो है सो याद रखिएगा। इसमें अलग तरीका से इसके उल्लंघन करना, फिर इसके लंबा प्रक्रिया है जिसको राष्ट्रपति पे लागू किया जाता है, और इसके बारे में हम जब पढ़ाएंगे अच्छे से तब बताएंगे। बिहार में लोकायुक्त का गठन 1973 के बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1974 का बिहार अधिनियम 6 के तहत किया गया। राज्य सरकार ने 2012 में बिहार लोकायुक्त अधिनियम के तहत अधिनियम में विभिन्न बदलाव किया। लोकायुक्त अधिनियम पूरे क्षेत्र बिहार में लागू है। यह पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बिहार के राज्य विधानसभा के विपक्ष का नेता के परामर्श के बाद बिहार के राज्यपाल द्वारा 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। बिहार लोकायुक्त का संरचना 3 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 सदस्य बिहार न्यायपालिका से होना चाहिए
और बिहार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवारत हो, यानी जो सेवा किया होगा न्यायाधीश के रूप में वो होना चाहिए। 3 सदस्य शामिलों में क्या है, सभापति हो, न्यायिक सदस्य हो, ये तीनों सदस्य। बिहार लोकायुक्त में चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य शामिल होते हैं, जिसकी आयु 70 वर्ष होती है, और प्रत्येक लोकायुक्त का नाम उनके अध्यक्ष के नाम पर रखा जाता है। न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेव सोहनी ने बिहार लोकायुक्त के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अब आता महाधिवक्ता, ये लास्ट है जो कि मंत्री का क्या बोलते हैं, एक कार्यपालिका के। देखिए, यह एक राज्य की महाधिवक्ता का एक संवैधानिक पद है और प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 165 के अनुसार विधिवत नियुक्ति किया जाता है, और यह राज्य सरकार के केस लड़ता है। देखिए, बिहार में महाधिवक्ता 1937 में पटना उच्च न्यायालय में बिहार के महाधिवक्ता का पद बहाल किया गया, और अब तक 21 वकील बिहार के न्यायपालिका में शामिल प्रणाली में महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका है। बिहार में वर्तमान अधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही है। याद रखिएगा, बिहार की तरफ से कोई भी केस लड़ेगा यही वकील लड़ेगा सरकार की तरफ से। तो याद रखिए, जो पहला कौन है, के विनोद चरण। याद रखिए, के विनोद चंद्रन, ये जो है सो पहले थे, जो कि सॉरी वर्तमान में। नहीं, ये अलग है, समझ, ये अलग है। अब यहाँ थे पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, के विनोद चंद्रन। वही तो रहते जो कब है, 2023 से लेके अभी तक काम चल रहा है। याद रखिएगा, ये चीफ जस्टिस है, CJI इसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ बिहार कर सकते हैं, CJB। तो अभी वर्तमान में कौन है चीफ जस्टिस पटना के विनोद चंद्रन। और अंतिम जो याद रखिएगा, जो कि सबसे पहले था, श्री एडवर्ड माइनार्डेस चैम्सची, यानी कि 16 में। याद रखिएगा, लेकिन स्वतंत्र भारत के समय कौन थे, मोहम्मद अग्रवाल सर। याद रखिएगा, मनमोहन क्या है, मनमोहन अग्रवाल सर, जो सो आज़ादी के समय से थे। अब आते हैं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, यही है और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। स्थानीय स्वशासन का परिचय। आज़ादी के बाद 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर एक एक्ट बनाया गया। वह एक्ट है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापना करना। 1947 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किए गए प्रावधानों के अनुसरण में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 अधिनियमित किया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब आते हैं पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण स्वशासन। यह प्रणाली भारतीय राज्यों में के ग्राम क्षेत्र में अपनाई गई और भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही थी। इसमें अनूठी विशेषता है जो जमीनी स्तर पर स्थानीय स्वशासन देती है। 1992 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा औपचारिक रूप से दिया गया था और इस संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 11वें अनुसूची को जोड़ा और सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था राजस्थान की नागौर जिले से। याद रखिएगा, अधिनियम प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायत राज का प्रावधान करता है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्तीय पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं हो सकता। देखिए, ये राज्य की बात कर रहा है। अगर किसी जिला में
20 लाख ही है, किसी राज्य में 20 लाख की जनसंख्या है तो वहाँ पे इस सब का संचालन नहीं होगा। पंचायती राज अधिनियम में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए कुल जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए सीटों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और पंचायत में चुने जाने के योग्य के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होना चाहिए। याद रखिएगा, पंचायत में मुखिया पद पे कोई भी खड़ा होगा उनके लिए 21 वर्ष होना अनिवार्य है। और विधानसभा में जो वहाँ पे सदस्य था उनके 25 साल होना अनिवार्य है। बोलते हैं, आगे चलते हैं। विधानमंडल के सदस्य के लिए होने के लिए पंचायत में चुने जाने के योग्य के लिए किसी व्यक्ति को 21 वर्ष होना चाहिए और विधानमंडल का सदस्य होने के लिए योग्य होना चाहिए। और बिहार में पंचायती राज व्यवस्था। बिहार पंचायती राज अधिनियम स्वतंत्रता के बाद 1947 में पारित किया गया और 1949 के अधिनियम में काम करना शुरू किया। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार से 1959 में इस अधिनियम में और संशोधन किया गया। बिहार सरकार ने 1961 में बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम बनाया, 2 अक्टूबर 1963 से लागू किया। इन दोनों अधिनियम के अनुसार पूरे बिहार राज्य को 3 स्तर को विभाजन किया गया। पंचायती राज प्रणाली निम्न स्तर यानी ग्राम पंचायत से शुरू की गई। दूसरा स्तर पंचायत समिति जो ब्लॉक स्तर पर काम करती है और इसके बाद तीसरा स्तर जो था जिला स्तर, यह जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पे काम करती है। और यह सभी राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाता है, जो कि पहले आ चुका है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 और 8 अप्रैल 2006 से लागू हुआ। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। पंचायती राज्य में 3 स्तर होंगे। कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों का क्रम क्या होगा? देखिए, जो ग्राम पंचायत होगा इसको बोलते हैं मुखिया, जो पंचायत समिति होगा उसको प्रमुख और जो जिला परिषद होगा उसको अध्यक्ष कहते हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया गया है। पिछले अधिनियम में 33% वृद्धि की गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण। पिछड़ा वर्गों को सभी स्तरों पर और पदों पर अधिकतम 20% आरक्षण दिया गया होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सभी स्तरों पर उनकी आबादी के अनुपात से आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और तथा पिछड़ा वर्ग का सभी स्तरों और पदों का कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। यानी कि 100 सीट में से 50 सीट ही मिलेगा इधर सबको, 50 सीट जनरल में रहेगा। पंचायती राज्य के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवा का दर्जा प्राप्त होंगे। पंचायती राज्य का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के तहत आयोजित किया गया। आपको हम बताए हैं पहले। बिहार में पंचायत राज की मुख्य विशेषता। बिहार में पंचायती राज की क्या? बिहार सरकार में स्थानीय पंचायतों में महिलाओं की 50% के आरक्षण दिया गया है। विशेषता है ये, किसी राज्य में नहीं है ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों में भी वैध है। पंचायत की अवधि 5 वर्ष के लिए होती है और 1 वर्ष के भीतर ग्राम सभा की 4 बैठक होती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद की संरचना और विशेषता। पहला, ग्राम सभा। यह पंचायती राज के तहत सबसे बड़ी विधानसभा है। एक तरह से जैसे विधानसभा होता है राज्य विधानमंडल के तहत, वैसे ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ पे गांव के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सभी मतदाता याद रखिएगा, जो 18 वर्ष से ऊपर जिसका वोटर लिस्ट में नाम हो। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है एक बार। बैठक आवृत्ति, प्रति वर्ष में कम से कम 4 बैठक और बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने के अंतराल के साथ होना चाहिए ग्राम सभा का बैठक।
संगठन मुखिया द्वारा बैठकों का आयोजित किया जाएगा। और कोरम में कौन होगा? कोरम के लिए आवश्यक संख्या कुल सदस्यों का 1/20 होना चाहिए। अध्यक्षता बैठक की अध्यक्षता मुखिया या उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया भी कर सकता है। अगर मुखिया जी नहीं होंगे तो उप मुखिया ही करेंगे। ग्राम पंचायत निर्वाचित मुखिया और उप मुखिया और वार्ड सदस्यों को शामिल करके 60,000 की आबादी के लिए ग्राम पंचायत बनाई गई है। कार्यकाल ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के भंग के होने के 6 माह के भीतर चुनाव संपन्न कर लिया जाएगा। अगर भंग होता है तो 6 महीना के अंदर चुनाव को संपन्न किया जाएगा। मुखिया इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे लोग डायरेक्ट मुखिया को चुनते हैं। उप मुखिया वे वार्ड सदस्यों के बहुमत से अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। समान बहुमत के मामले में परिणाम लॉटरी द्वारा घोषित किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी जगह कि दोनों आदमी का 22 सीट आ गया, मान लेते हैं एग्जाम्पल, 11 सीट आ गया दोनों आदमी का, ठीक, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? लॉटरी लगाया जाएगा, जो जीतेगा उसी को उप मुखिया बनाया जाएगा। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड सदस्य चुना जाता है, जो प्रत्येक 500 आबादी के लिए एक वार्ड सदस्य होते हैं। त्यागपत्र मुखिया उप मुखिया जिला पंचायत राज अधिकारी को अपना त्यागपत्र देंगे। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे देगा। पद शून्यता 7 दिन बाद उनका पद खाली हो जाएगा। कोरम ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या आधा 1/2 होगी। ग्राम कचहरी प्रत्येक, ये सब आपको हूबहू देख रहे होंगे इसलिए स्पीड कर रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए ग्राम कचहरी होता है। प्रमुख ग्राम कचहरी का मुखिया सरपंच होता है, जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन ग्राम पंचायत के सभी वार्डों के सीधे मतदान द्वारा एक पंच का चुनाव किया जाता है। निर्वाचन पंच सरपंच और प्रत्यक्ष मतदान द्वारा अपने बीच का एक उप सरपंच चुना जाता है। प्रत्यक्ष ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव और एक कानूनी मित्र नियुक्त किया जाता है। त्यागपत्र सरपंच और उप सरपंच जिला पंचायती राज अधिकारी को हस्तलिखित आवेदन देकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। ग्राम कचहरी का पंच सरपंच को हस्तलिखित आवेदन देकर अपना त्यागपत्र सौंपता है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रत्येक 5,000 जनसंख्या के लिए एक पंचायत समिति सदस्य चुना गया है। निर्वाचन पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है और समिति का नेतृत्व एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करता है, जो सदस्यों के बीच चुने जाते हैं। अध्यक्ष पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता आमतौर पर पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यदि अध्यक्ष उपलब्ध नहीं है तो उपाध्यक्ष यह भूमिका निभाता है। जिला परिषद जिला स्तर पर जिला परिषद ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति के लिए नीति निर्माण का मार्गदर्शन का काम करता है। निर्वाचन जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की आबादी का प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचन सदस्यों अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा अपने बीच में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। त्यागपत्र अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला अधिकारी को हस्तलिखित में देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र सभापति को हस्तलिखित में देता है और जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। बिपार्ड बिहार लोक प्रशासन और ग्राम विकास संस्था बिपार्ड राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण नियामक विभागों में से एक है। विभागों में आईटी कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और ई पंचायत मिशन मोड परियोजनाओं को लागू करने के लिए मास्टर संसाधन व्यक्तियों का एक समूह बनाया। नगर प्रशासन देखिए, शहरी क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 74वें संविधान संशोधन 1992 में विधानसभा
बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए लागू किया गया था। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वयं शासित की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद जिसको नगर निगम बोलते हैं और नगर निगम, 3 तरह के प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों के सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है के माध्यम से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसे भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार में शहरी स्थानीय निकाय 1920 में चले रहे हैं। ब्रिटिश भारत सरकार ने 1922 में बिहार उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार विभिन्न नगरपालिका और अधिसूचना क्षेत्र समिति का गठन किया गया। नियम 1 अप्रैल 1929 को लागू किया गया। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के अनुसार की गई, जिसे बिहार सरकार द्वारा 30 जुलाई 1952 को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों की शहरी निकायों के कार्यों और जिम्मेदारी की परिभाषित करने की आवश्यकता थी। बिहार विधानमंडल ने शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में पिछले अधिनियम की जगह बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 को अधिनियमित किया गया और अधिनियम के तहत बिहार सरकार को शहरी निकाय के आय और व्यय के प्रबंधन के लिए नगर पालिका लेखा और मैनुअल तैयार करने के लिए आवश्यकता था। बिहार राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% और पिछले वर्गों के लिए 20% और अन्य सूचना जनजातियों के लिए निश्चित प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के साथ साथ टाउनशिप और छावनी बोर्ड बिहार में शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी देखभाल करता है। शहरी स्थानीय निकायों की त्रिस्तरीय संरचना नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। बिहार में नगर निगम 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में 12 नगर निगम और 12 शहरों की जनसंख्या 2 लाख से अधिक है। मुजफ्फरपुर बिहार का पहला शहर था जहां नगर निगम बनाया गया था और पटना नगर निगम की स्थापना 5 अगस्त 1952 को हुई। नगर निगमों करों, किराए, सरकारी अनुदान के माध्यम से धन प्राप्त करता है। मुजफ्फरपुर नगर निगम पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षित है। गया नगर निगम अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। देखिए मुजफ्फरपुर ओबीसी के लिए आरक्षित है, ओबीसी और गया जो है सो एससी के लिए आरक्षित है। बिहार में एसटी के लिए और बिहार में नगर निगमों वाले शहरों की आबादी 5 लाख से लेके 10 लाख, यानी कि 5 लाख से लेके 10 लाख या उससे अधिक होना चाहिए शहर की आबादी, तभी वहाँ पे नगर निगम की आएगा बात। पटना नगर निगम के सभी 75 वार्ड 6 सर्किलों में कार्य नियंत्रण में है। देखिए बिहार में नगर निगमों की सूचना जिला पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया, बेगूसराय, सारण, कटिहार, दरभंगा, नालंदा, भोजपुर। पटना नगर निगम पटना में, गया नगर निगम भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्णिया सबको नगर निगम लिखाई है। जो भोजपुर है जिला उसको बोलते हैं आरा नगर निगम। अब आते हैं नगर परिषद। नगर परिषद बिहार में संचालित नगर परिषद को छोटे शहर, कस्बों और अर्ध शहरी क्षेत्रों को देख रेख करती है। जनसंख्या 40,000 से लेकर 2 लाख तक होती है। 25 से लेकर 45 वार्ड तक विभक्त है। एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की अध्यक्षता होती है। नगर पंचायत बिहार में नगर पंचायतों उन क्षेत्रों में संचालित होती है जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण के दौर गुजर रही है, यानी कि वहाँ पे जो पहले पूरा ग्रामीण था अब वो शहर की ओर डेवलप कर रहा है, उसको नगर पंचायत कहते हैं। क्षेत्र की संक्रमण होती है। जनसंख्या अधिमी 12,000 से लेकर 40,000 तक होती है। 10 से 25 वार्डों में विभक्त किया था, बांटता है उसको। एक अध्यक्ष और अन्य निर्वाचित सदस्यों की अध्यक्षता में होती है। शहरी स्थानीय निकायों के सदस्य महापौर या अध्यक्ष शहरी स्थानीय निकायों का प्रमुख बैठक की अध्यक्षता करता है और आमतौर पर आम चुनावों के माध्यम से चुना जाता है, जिसको महापौर या मेयर बोलते हैं, इसको मेयर ही बोलते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पूर्णकालिक
प्रधान कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो पर्यवेक्षण या बोर्ड की बैठकों की आयोजन या बजट अनुमान या योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO है, इसके लिए इतने काम दिए गए हैं। शहरी स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण, अनुच्छेद 243 जो कि SC ST और महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। महिला आरक्षण, कुल सीटों में से कम 1/3 सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें SC और ST महिलाओं के लिए आरक्षित सीट भी शामिल है। प्रावधान, राज्य अपनी विशिष्ट शर्तों के आधार पर सीटों का आरक्षण की घोषणा कर सकते हैं। शहरी स्थानीय निकायों में कार्यकर्ता, अनुच्छेद 243 संविधान की 12वीं अनुसूचियों में नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक मद्दे शामिल है, जैसे शहरी नियोजन, भूमि का विनियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना, सड़कों और पुलों का निर्माण, अन्य संबंधित। वर्तमान में अभी ये अब बताते 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना था, 12 नगर निगम, लेकिन वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितना हो गया, कुल 261 है। नगर निगम देखिए 261 है टोटल, कितना नगरीय निकायों की संख्या, जिसमें से नगर निगम 19 है, नगर परिषद कितना है 88 है और नगर पंचायत 154 है। बिहार में नगरीय निकायों की कुल संख्या 261 है, जिसमें से नगर निगम कितना है 19 है, नगर परिषद कितना है 88 है और नगर पंचायत कितना है 154। तो हमारा वीडियो यानी कि पूरा बिहार का पॉलिटी, राजनीति सब यहीं पे ख़त्म होता है बिहार स्पेशल में। इतने कम समय में आप इसको एग्ज़ाम पर्पज़ पे रिवीजन देखिए और सेट लगाइए। हम कह रहे हैं आपको, क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछेगा तो सब के सब इसी में से आएगा। आप लोग केवल सुनिए, क्लास नोट मत कीजिएगा, छुट्टी के बाद क्वेश्चन लगाइए, अटैम्प्ट कीजिए, प्रीवियस से क्वेश्चन दीजिए। ऐसा है वो जो कि 1.5 घंटा में समाप्त कर दे, लगभग 1.5 घंटा में समाप्त कर दिए हैं पूरा बिहार के पॉलिटी क्या है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितने से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हम इस पर एकदम हैंड रिटन में वीडियो जो कि पहले आप देख चुके हैं वैसा क्लास लेके आएंगे 71 BPSC के लिए। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई डाउट है तो हमारा ऊपर में देखिए कि दिया होगा ID, मेरा टेलीग्राम ID है, ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम ID है, मेरा ट्विटर ID है, मेरा ईमेल ID है, सब उस पर दे रखे हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं, किसी तरीक़ा से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी हम फुल सपोर्टेड करेंगे। अगर आप समस्तीपुर में हैं तो आप मेरे ऑफिस पे आके मिलें, क्योंकि अभी BPSC 17 के लिए हम एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, जो कि लगभग 8 टेस्ट हम लोग सोच रहे हैं एग्ज़ाम से पहले ले लें और सेम BPSC के टाइम टेबल के अनुसार पे लेंगे। एकदम जो BPSC के टाइम टेबल है वैसा ही लिया जाएगा, 12 बजे से लेके 2 बजे तक। तो आप लोग कृपया करके अगर बिहार में हैं और समस्तीपुर के अड़ोस पड़ोस से, तो समस्तीपुर में रह भी रहे हैं, तो आप आके कांटेक्ट करें मेरा, हमसे आके हम ज़रूर आपको बताएंगे। और अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर लिख लीजिए 7987993350। ये मेरा नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इशू हो तो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बाकी BPSC का फॉर्म अगर नहीं भरे हैं तो भर दीजिएगा, 4 तारीख तक लास्ट डेट है अभी भी, और वैकेंसी लगभग 2000 प्लस हो गए हैं। तो इससे अच्छा शानदार जो है सो आपको चॉइस या ऑफ़र नहीं मिलेगा दोबारा फिर कभी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, सब कुछ आएगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर हम ज़रूर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपना ध्यान रखिए और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।